एक पत्रकार जो कलम से समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, एक पर्यावरणविद जो ज़मीन के हर कण कण के लिए जूझता है, एक समाज सेवी जिसने बांध, खादान और औद्योगिकीकरण के बीच वनवासी अस्मिता को बचाने का बीड़ा उठाया, एक कवि जो अपनी कविताओं से समाज का आईना बनता है। सोन प्रभात द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम, इसका आप पहला एपिसोड आज देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, पर्यावरणविद, समाजसेवी, कवि और सोनभद्र के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर आदरणीय श्री नरेंद्र नीरव जी का हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे अपने इस कार्यक्रम में, इस पहले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे सोनभद्र के पहले की स्थिति जो पत्रकारिता को लेकर थी, साहित्य से जुड़ी कुछ बातें होंगी और उनके अंतर्मन से निकली बातें आज हम आपके बीच रखेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं सर। धन्यवाद भाई। सर, मैं जिज्ञासु हूँ और मुझे बहुत जानने की इच्छा रहती है। मैंने जब से आपको जाना है, मैं आपको जानना चाहा हूँ कि शुरुआत कैसा रहा सर? पत्रकारिता की जर्नी हो या लिखने की जर्नी हो, ये कैसे शुरुआत रही थी? बहुत ही रोचक सवाल पूछा आपने। तो आपको बता रहा हूँ कि कक्षा 7 में था जी 1962 में। जी। तो उस समय मेरी कविताएं रावणगंज के गिरिद्वार अखबार में छपती थी। कक्षा 7वीं से? हाँ, और आज अखबार के बाल संसद का मैं सदस्य था जी। तो उसमें भी छपती थी। उसी समय चीन का युद्ध हुआ तो खूब कविताएं बाल संसद में छपी। जी 65 में हाई स्कूल किया, जी। तब स्वतंत्र रूप से आज अखबार में और नए अंकुर में छपने लगी। जी। और इंटरमीडिएट किया 67 में, तो लिखता भी था। और उस समय 67 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया था। जी। तो हम लोहिया के विद्यार्थी थे, रावणगंज में रहते थे। फिर इंटरमीडिएट करके फिर बनारस यूनिवर्सिटी में चले गए, BHU में, और वहाँ हम 67 से 72 तक रहे। तो लिखने की अभिरुचि और उसकी शैली का निर्धारण बचपन तो सपनों की आयु है। जी। फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने लिखने की सुविधाएं थीं, अवसर भी थे। तो उस समय तो मेरी रपटें और मेरे लेख देश के बड़ी अखबारों पत्रिकाओं में छपते थे। फिर BA करने के बाद और MA करने के बाद तक तो दिनमान, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ब्लिट्ज, रविवार, जनसत्ता और अनेक पत्रिकाओं में जितने भी नाम हैं, अमर उजाला, अमृत प्रभात निकलता था, इन सब में छपने लगे। और बड़ी खुशी होती थी जब कविताएं और लेख और रिपोर्ट छपने पर उसका पारिश्रमिक मनी ऑर्डर से आता था। जी। तो उस समय मेरी आजीविका का साधन ये लेखन ही था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लिखता हूँ तो लिखने में मेहनत करता था। एक छोटा सा सर प्रश्न यहाँ पे एक छोटा सा है कि मैंने एक प्रश्न रखा था कि पहली बार लेखन से आपकी पहली कमाई क्या थी? जैसे आपने ओहो, बहुत अजीब सवाल पूछा आपने, किसी ने पूछा नहीं था। मैं उस समय बनारस में था और एक प्रतियोगिता आज अखबार ने की थी। जी। बाल संसद के कवियों के लिए, जो बच्चे थे उनके लिए।
तो उसमें मैं जीता था तो 1 रुपये का मनी ऑर्डर आया था। 1 रुपये का पहली कमाई आई। हाँ, पहली कमाई 1 रुपये की थी। और उसके बाद फिर रेडियो पर मैं इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से और लखनऊ दूरदर्शन से और दिल्ली दूरदर्शन से मतलब कि फिर धीरे धीरे सीखता चला गया। और रेडियो का अलग हिसाब किताब है, टीवी का अलग हिसाब है, अखबार का अलग है। तो और ये बहुत अच्छा था लेखकों के लिए लिखना और उसके बदले में कुछ पारिश्रमिक मिलना। जैसे आज की स्थिति अगर देखें तो अखबार के रिपोर्टर्स को अगर आपको बताएं कि एक बार अमृत प्रभात में मेरी केवल 6 पंक्ति की एक खबर छपी थी जो मैंने भेज दी थी, 6 पंक्ति की थी। तो अमृत प्रभात अखबार ने उसका 10 रुपये पारिश्रमिक भेजा था। और ये कब की बात है? सन 70 के आसपास की बात है। ये ईमानदारी थी कि हर छपी हुई चीज़ का पेमेंट होता था। अब नहीं होता है। अब तो शायद कोई अखबार देते हों, लेकिन अब तो नहीं लगता कि अखबार में विशेष अवसरों पे मुझे लगता है कि दीपावली दशहरा पे अगर कोई अच्छा हाँ भेजता होगा तो मिलता होगा। विस्थापन से जुड़ी आपकी कलमों ने बहुत आवाज़ें उठाई हैं विस्थापन से, न्याय के खिलाफ। तो उस समय चुनौतियां क्या थी और जिस तरह से आपने आगे उसको पार किया? देखिए मित्र, विस्थापन की त्रासदी ये है कि उसको केवल इस तरीके से देखना कि कोई गांव उजड़ गया या एक इलाका उजड़ गया और कहीं जाके बस गया, ऐसा नहीं था। जो रिहंद बांध के जलाशय में जो गांव डूबे 1962 में, तो उस समय दुद्धी की आबादी, दुद्धी तहसील की उस समय थी 2,25,000। उसमें से 1.25 लाख आबादी डूब गई। और ये सामान्य सी बात है, लेकिन ख़ास बात यह है कि किसी बस्ती का डूब जाना, कुछ गांव का उजड़ जाना, यह सामान्य बात है। लेकिन सिंगरौली का डूब जाना ये सामान्य बात नहीं है। क्यों? जो सिंगरौली डूबी उसको हम लोग कश्मीर की बेटी कहते हैं, आम्रवनी कहते हैं, जो भी कहते हैं। लेकिन मैंने इसका गहन अध्ययन उन लोगों से किया जो सिंगरौली के डूब से निकले हुए लोग हैं। तो आंखों में आंसू आते हैं। और जब हम विस्थापन का आंदोलन बीना का, ककरी का, बांसी का, रेहटा का चला रहे थे, शक्तिनगर एनटीपीसी के विरोध में और बीजपुर में चला रहे थे विस्थापितों का आंदोलन, तब मैंने गहराई से महसूस किया कि सिंगरौली सिंगरौली थी। सिंगरौली जैसे गांव, सिंगरौली जैसी मिट्टी, सिंगरौली जैसी बागवानी और जंगल और जीवन शैली, प्रकृति संस्कृति का जो सबसे अनमोल स्वरूप हो सकता है, सबसे अच्छा वाला प्रकृति और संस्कृति का, खेती किसानी का, घर का, रहन सहन का जो सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है भारतवर्ष में, वो सिंगरौली में थी। आप कल्पना कीजिए कि रेणुका नदी उधर से निकलती है सरगुजा के पास से, भीतरी सरगुजा से, और कई नदियों का पानी लेते हुए आती थी। और पिपरी के पास एक 2 पहाड़ों के बीच में एक वी आकार का, जैसे हाथ उठाओ उस आकार का पहाड़ था, भोमा पहाड़, वी आकार घाटी। हाँ, वो छलांग लगाती थी वहाँ से। तो उसको उनुरघाग्रेण कहते थे। उनुरघाग्रेण का मतलब बाघ की तरह छलांग लगाती थी। वो बहुत ही अजीब स्थान था। अंग्रेज़ों की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने यही सोचा कि इसको बांध दिया जाए तो बांध बन जाएगा, और सही सोचा उन्होंने।
लेकिन रेणुका नदी के किनारे, रेणुका नदी जो थी जब आती थी यहाँ, घुसती थी यही इसके आसनडीह के आगे, अब छत्तीसगढ़ में पड़ता है कोई जगह, हमने देखा है रेणुका वहाँ पर, तो आती थी तो समतल स्थान है वहाँ से, प्रेम नगर के आस। हाँ समतल स्थान है, वहाँ से पिपरी तक समतल था। बीच बीच में पहाड़ कुछ थे, लेकिन जो सिंगरौली थी, बताते हैं वहाँ के विस्थापित हमारे मित्र लोग जो बड़े खेतीहर थे कि नीरज जी, हमारे यहाँ के चावल में, दाल में, गेहूँ में, जौ में, अनाजों में एक कंकड़ भी ढूंढने से नहीं मिलता था, जबकि हम समतल गंगा किनारे के रहने वाले हैं, वहाँ के खेतों में भी कंकड़ मिल जाता है, बालू मिल जाता है। कहें क्यों? कहें कि वहाँ मिट्टी थी। रेणुका के दोनों तरफ की सिंगरौली जो है वो मिट्टी थी, और पानी की कोई कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब जिसको ज़रूरत होती थी 15-20 फीट खोदता था तो पानी निकल आता था ज़मीन के नीचे से। और तीसरा क्या था कि जितने भी फल बाज़ार में आप देखते हैं वो सब हम पैदा करते थे, जितनी भी सब्जियां आप देखते हैं वो सब हम पैदा करते थे। यहाँ तक कहते थे कि जो भिखारी तो होते नहीं थे, लेकिन जो डफली और मानर बजा के घूम घूम के गाते हैं, सुनाते हैं, उसके बदले में कुछ पुरस्कार लेते हैं, उनके घर में भी 10 बोरा अनाज रखा रहता था। कोई अनाज के घर में ताला बंद नहीं करता था। और यहाँ से घी और गोंद और शहद तथा अन्य महंगी चीज़ें बाधी ले करके लोग बैल पर अहरौरा जाते थे, और वहाँ से लाते क्या थे? सजावटी मतलब श्रृंगार का साधन, चूड़ियाँ, गहने, और औरतों के जो पहनती हैं वो अपने गहने, और वहाँ से कपड़े लाते थे। और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हम लोगों को खरीदनी पड़े, नमक भी लाते थे। तो जो सिंगरौली डूबी वो वन और कृषि, जैविक कृषि और प्रकृति से रचा हुआ सबसे सुंदर व्यवस्था थी, जिसको हम लोग अब सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। वो डूबी, एक ऐसा इलाका डूबा जो 60 गांव के, यहाँ तो एक एक गांव के 10-10, 20-20 टोले होते हैं, वो करीब 600 गांव, टोलों को अगर गांव मान ले तो, जो डूब गया, वो कोई भी हुकूमत, कोई भी सरकार सिंगरौली बसा नहीं सकती है। तो उसके डूब में ये हुआ कि 62 में कह दिया गया कि आप लोग इस तारीख को फाटक बंद हो जाएगा, चले जाइए। उन लोगों ने कहा, विस्थापितों ने, कि हे पंडित गोविंद जी पल्लभ पंत जी महाराज, हे जवाहरलाल नेहरू जी महाराज, हम लोगों को अपनी लकड़ियाँ निकाल लेने दीजिए, क्योंकि सिंगरौली में मिट्टी और लकड़ी के योगदान से, सहयोग से ऐसे घर बनते थे, एक पहले, दो पहले, चौपहले, कि हर घर एक दर्शनीय स्थल होता था। उस घर के चारों तरफ ओटा या डेवढ़ी बनता था, जिस पर कि 4 आदमी बैठ सकते थे, और वो इतने सुंदर घर होते थे। और हर गांव में, गांव की गलियों में 10 फीट चौड़ी सड़क होती थी, बिना दिया बत्ती के लोग घर तक पहुंच सकते थे साइकिल से। और हर गांव में दूध, दही, घी ये पर्याप्त था। वहाँ के लोगों को काम करना था। तो हम कल्पना करते हैं केवल कि कभी कोई सुंदर से सुंदर स्थान रहा होगा भारत में, अगर कहीं, तो सिंगरौली की तरह रहा होगा। सरकार ने उस समय इन लोगों को लकड़ियाँ भी निकालने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वहाँ लकड़ी थी और मिट्टी थी। अगर लकड़ियाँ निकाल लेते तो उससे घर बना लेते। बस पानी खोल दिया, बंद कर दिया, और डूबने लगा। और लोग वहाँ से निकल के कहे, चाहे जहाँ जाओ
बस जाओ, नाम मात्र का मुआवजा कुछ पैसे में था, किसी को 20 रुपया, किसी को 30 रुपया से मिला होगा या नहीं मिला। तो जंगल था, अंधी सरकार थी। और आपको एक बात बताऊँ रहस्य की, कि जो ब्रिटिश इंजीनियर सिंगरौली के रिहंद बांध के लिए सर्वेक्षण कर रहा था, उस समय रानी चुन कुमारी जिंदा थी, जो सिंगरौली की रानी थी। वो वार गांव में उनका शीशे का महल था, बहुत खूबसूरत महल, उसमें विदेशों का शीशा लगा हुआ था। वो भी डूबा हुआ है ना। हाँ, तो उनसे बोला वो कि अगर आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, 2 लाख 2.5 लाख रुपए उस समय, तो हम सरकार को रिपोर्ट लिख देंगे कि जो डूब रहा है इसके नीचे कोयला है। अच्छा। तो सरकार इस पर विचार कर सकती है कि कोयला बचाने के लिए बांध को न बना जाए, उसी कोयले से कोयले वाला बिजली घर लगा लिया जाए। रानी सत्याग्रही स्वभाव की थी, बोली मैं नहीं दूंगी और मैं यहाँ से जाऊँगी भी नहीं, इसी में जल समाधि लूँगी। उनको ज़बरदस्ती बजरिए पुलिस पकड़ करके वहाँ से घसीट करके निकाला गया किले पर से। बहुत सम्मानित थी रानी चुन कुमारी। तो सिंगरौली का विस्थापन तो इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय है। आदिवासियों को धकेल दिया गया, चाहे जहाँ जाओ बस जाओ। कितने जंगल कट गए, खुटकट्टी ज़मीन, जो जैविक विविधता थी नष्ट हो गई, जहाँ तहाँ बस गए। और उसके बाद क्या हुआ कि रिहंद बनने के बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ। एक तरफ से हिंडाल्गो का एल्युमिनियम कारखाना बना, उसके बाद रेणु सागर बना, उसके बाद फिर कोयला खदान निकल आया। तो औड़ी से लेके शक्तिनगर तक, बीना, ककरी, बांसी, और फिर उधर मध्य प्रदेश के इलाके में झिगुर्दा और सारे के सारे खदाने, और उसके बाद फिर बीजपुर। तो एक बार उजड़े तो उन्होंने, उनकी आंखों में सपने थे, स्मृतियाँ थीं, उस स्मृति के अनुसार उन्होंने अपने घर बनाए। मैंने देखे हैं उन घरों को भी वैसे ही बनाया। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अपने गांव का नाम भी वही रखा। जो बीजपुर रिहंद में डूब गया उसी नाम से नया बीजपुर बनाया। जो बांसी, रहता, ककरी, परसवार जो गांव डूबे उनको उसी नाम से बसा। फिर वहाँ दूसरे उद्योग आए तो उन्होंने उसको फिर से उजाड़ दिया। तो दूसरी बार भी स्मृतियाँ थीं, उनको फिर तीसरी बार उजाड़ा। तो जब एक गांव को आप 2 बार 3 बार उजाड़ेंगे तो स्मृतियाँ भ्रंश हो जाएंगी। तब किसी की आँख में या दिल में सपना नहीं रहेगा कि कैसा गांव होना चाहिए, कैसा खेती होना चाहिए, कैसा बागवानी होना चाहिए। स्मृतियाँ नष्ट हो, देखिए स्मृतियाँ ही सब कुछ हैं। हमारे गांव में हमारी स्मृति है। अभी हमारे गांव से मैं चुनार का रहने वाला हूँ मूल रूप में। तो गांव में परदादा वगैरह का लगाया हुआ बगीचा था आम का, जो बनारस में सबसे अच्छा आम बैंक वाला बोलते हैं उसको। उसके सारे पेड़, फ़ोन आया कि सब गिर गए थे, तो नए पेड़ लगाए गए हैं, उसका आम फलने लगा। तो वो भेज रहे हैं, उसमें आपको उस आम का स्वाद नहीं मिलेगा। कल ही आया है। तो मैंने तो कोई रहता नहीं, तो मैंने कहा मत भेजना, तब भी ज़बरदस्ती भेज दिए हैं। तो सिंगरौली की स्मृतियाँ जिन लोगों में थी, उन लोगों ने बनाया दूसरा गांव। और वैसे ही सड़कें, यहाँ पर आप अनपरा में जो डिबुलगंज है उससे भीतर जाके देखेंगे, परासी वगैरह गांव जो थे वो बसे। बीना वगैरह में पेड़ लगाए वैसे ही। फिर उनको जब उजाड़ा गया तो आपको बताऊं क्या होता है स्मृति भ्रंश। कि मैं जाके देखता था, एक तरफ गांव के पेड़ थे बड़े बड़े विशालकाय, आम के, महुआ के, जामुन के। एक तरफ जो सरकारी पौधे लगते हैं बीना कोल्ड फील्ड में, उसको लगाए जा रहे थे। तो 2 साल 3 साल के भीतर जितने पेड़ आम के थे, जब गांव उजड़ गए तो पेड़ तो नहीं कटे थे, लेकिन वो पेड़ भी सूख गए। उन पेड़ों ने महसूस किया कि जब हमारे फल खाने वाला कोई नहीं बचा, हम हमारे ऊपर चढ़ने वाले बच्चे नहीं बचे, वो गांव नहीं बचा जहां मैं रहता हूं, तो हम भी नहीं रहेंगे। उन पेड़ भी उजड़ गए। वैसे बीजपुर में है खैरी मिटेनी,
खैरी मिट्टी में उसी गांव से लोग बसे थे, उजड़ के उसी गांव नाम से। वहाँ राख बांध बना रहे थे, उसका आंदोलन हम लोगों ने चलाया था। वहाँ पर हमने जाके देखा कि गर्मी के महीने में, इस मौसम में धान बोते हैं। गर्मी में धान बोते हैं। तो हमको यहीं कहीं गांव में, किसी गांव में तिलगुड़वा में, जो वहाँ के लोग आते हैं फावड़ा लेके खंती पर मट्टी खोदने वाले, कवरिया कहते हैं उनको, तो वो चावल बनाते, बहुत सुगंध था। तो मैं पूछा कौन सा चावल है भाई खाते हो? क्या छिनमौरी। तो मैं पूछा कि यार छिनमौरी चावल कब पैदा करते हैं? तो कह रहे हैं जब हम लोग जा रहे हैं घर, जेठ के महीने में। कहे कि छिनमौरी बोने जा रहे हैं, गर्मी में बोते हैं। तो मैं गया तो वहाँ खैरी मिट्टी के पास एक गांव में गया, वहाँ एक विश्वकर्मा जी थे, उनके घर पर ही रुका मैं। तो हमारे साथ और भी साथी थे। तो देखा कि पहाड़ से पानी का पझार नीचे, पहाड़ के नीचे से अगर पेड़ पहाड़ पर होते हैं तो पानी की जड़ से पानी हमेशा रिसता है, निकलता है। उस पझार में लाठी से गोद के उसमें धान के बीज डाल रहे थे। जोतना उतना नहीं है, बस लाठी से गोद के धान के बीज डाल देना है और 2 महीने में वो पक जाएंगे, छिनमौरी तैयार हो जाएगी। कन्हर नदी ये भी उधर से आती है, मध्य प्रदेश के किसी स्थान से आती है। तो कन्हर नदी में पहले पुल नहीं था, तो उस पर एक चाह बनता था, उसको चाह कहते हैं। लकड़ी डाल के, घास डाल के, पत्ता डाल के, ताकि पानी कम हो तो गाड़ियाँ निकल जाएं। तो लोग कहें, हम लोग गए उस पार गढ़वा डाल्टनगंज की तरफ किसी यात्रा में, तो लोग कहे जल्दी चलो नहीं तो कन्हर आ जाएगी। कन्हर आ जाएगी का मतलब, कहीं रोज़ शाम को कन्हर का पानी बढ़ जाता है 2 फीट, 2-2.5 फीट। हम कहे क्यों बढ़ जाता है? कहे आ जाती है, इसलिए पहले चलिए नहीं तो रह जाएंगे इसी तरफ। तो मैं सोचता रहा तो कि इसका कारण क्या है। तो हमको वही छिनमौरी धान वालों ने बताया, जो सरगुजा के थे, कि भैया जो पेड़ हैं वो पझरते हैं, पहाड़ पझरते हैं। जहाँ पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ों में संचित पानी जो होता है, और पहाड़ की शरीर में जो पानी संचित होता है, तो गर्मी पड़ती है। तो जैसे आदमी का पसीना झरता है, वैसे पहाड़ का पसीना झरता है। तो सुबह झरना शुरू होता है घाम में, और वो झरते झरते छोटी छोटी नदियों नालों से होते हुए आके कन्हर में मिल जाता है। और यहाँ दूधी पहुँचते पहुँचते वो शाम हो जाती है, तो शाम को कन्हर आ जाती है। अब सरगुजा में जो पेड़ कट रहे हैं और पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो आने वाले ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ये बांध बनाए कन्हर में, अमवार बांध है, कई 10 तो बना लें, तो पानी नहीं रहेगा। क्योंकि ज़्यादा पानी कौन रोकता है? जामुन के पेड़, साल के पेड़, कदम्ब के पेड़। जो पेड़ क्षीण होते हैं, दूध देने वाले, वो ज़्यादा रोकते हैं। तो ऐसे पेड़ विशालकाय जो होते हैं, जो कि पहाड़ों के फेफड़े हैं, तो वो ख़त्म हो रहे हैं। तो बांध रहेगा, लेकिन ये सभी नदियाँ सूख जाएंगी, कन्हर की नदियाँ सूख जाएंगी, नदी सूख जाएगी। और ऐसे ही सिंगरौली के विनाश से अब क्या हुआ कि पूरा रिजर्वायर रिहन डैम का 180 वर्ग किलोमीटर का पानी का स्रोत वो जहरीला हो गया है। हमने अपनी आंखों से देखा है, उसमें 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 किलो की मछलियाँ, 100-100 किलो की मछलियाँ निकलती थी। कतला नाम था उनका। उसके बाद ओबरा डैम और रिहंद बांध को तो बिजली घरों और कोयला खदानों ने अपना वो बना दिया, गंदगी फैलाने का कूड़ेदान। जहरीला 1 लाख टन 1.25 लाख टन कोयला रोज जलता है, जिसमें से 60,000 टन निकलता है, जिसमें कि फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, एल्युमिनियम भी है, तेजाब भी है, पारा है, सब कुछ है। फिर ओबरा डैम में आता है, वही ना पानी रिहंड का आता है। फिर ओबरा का भी राख पूरा का पूरा उसमें मिलता है, वो जाके सोन में मिलता है। तो रेणुकूट का और पिपरी का और रिहंड का प्रदूषण जाके सोन के माध्यम से गंगा को, पटना में मनेर में गंगा में मिलता है सोन।
वहाँ तक प्रदूषण करता है। स्वच्छ गंगा अभियान जो भारत सरकार चला रही है ये भ्रम है। जब तक रिहंद नहीं साफ होगा तब तक गंगा साफ नहीं होगी। आप अपनी खुली आंखों से चौपन में जाके देख सकते हैं कि आपको गंदा पानी, तेजाबी पानी साफ साफ दिखाई पड़ता है। अभी हमने उस पर रिपोर्ट भी किया था फ्लोराइड वाले अच्छा अच्छा। बिल्कुल लोगों की बीमारियां हो रही हैं, हाँ, हड्डियां टेढ़े होते जा हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ। कुशवाहा गांव जो भी आसपास के गांव हैं बहुत ज़्यादा ग्रसित है उस सब चीज़ से। सर आगे के क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे गांडीव से आपका जो जुड़ाव रहा है, उससे जुड़ी कुछ स्मृतियाँ या उसके लेखन से स्मृतियाँ। वाह वाह। देखिए गांडीव के संस्थापक जो थे भगवान दास अरोड़ा जी, डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा होम्योपैथी के डॉक्टर थे। वो भारत विभाजन के समय आए थे उधर से, पंजाब के ऊपर से, ऊपरी इलाके से, जो अभी शायद पेशावर वगैरह से। हाँ। तो आके बनारस में रुक गए, अपनी छोटी सी दवा की दुकान खोल ली होगी, और फिर पढ़े लिखे आदमी थे तो उन्होंने साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया गांडीव। फिर उसके बाद सामर्थ्य बढ़ा उनका तो उन्होंने गांडीव दैनिक कर दिया। दो काम किए, एक भिखारीपुर है बनारस में, वहाँ उन्होंने एक अस्पताल खोला, उसी समय शुरू किया, पंजाबी अस्पताल। एक गांडीव दैनिक सायंकालीन संस्करण निकाला तो ये देश का सबसे बड़ा सायंकालीन अखबार हो गया, और एक एडिशन, सिंगल एडिशन। ये किस सन की बात है? ये मेरी जानकारी में तो 1960 में ये स्थापित था, और 70 आते आते ये फुल फ्लेज्ड कलर्ड में आ गया था, 70-72 तक। फिर तो सब आधुनिक। फिर इनके लड़के थे राजीव अरोड़ा जी। भगवान दास अरोड़ा राष्ट्रवादी आदमी थे, संघ से जुड़े हुए थे, तो क्रांतिकारी लेखन करते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। तो अस्पताल बनवाते थे जो पैसा बचता था, और मलदहिया पर एक छोटा सा घर बना लिया था उन्होंने, बरकत भवन, और राजीव अरोड़ा इसके संपादक बन गए। तो वो मुझको पढ़ते थे राजीव अरोड़ा। तो मैं जनवार्ता दैनिक की स्थापना, उसका नाम मैंने ही बताया, जनवार्ता, उसमें काम करता था। उसके बाद फिर जनवार्ता पेमेंट नहीं करता था ठीक से, वो कोऑपरेटिव संस्थान के थे, ईश्वरदेव मिश्र संपादक थे, इसलिए जुड़ा था उससे। तो राजीव अरोड़ा मेरे पीछे पड़े हुए थे कि नीरव जी आ जाते तो मज़ा आ जाता। तो संयोग से मैं मिला उनसे, तो फिर बोले आप ओबरा देख लीजिए। उन्होंने ओबरा में एक आवास दिलवा दिया और मैं जुड़ गया। तो उन्होंने मुझे रेगुलर सर्विस दे दी, सब कागज़ पत्तर, सब EPF वगैरह सब मान्यता मिल गया सरकार से। लेकिन मुझे उसका कोई परवाह नहीं था, मैं अखबार खुद बांटता था, जो अखबार से मिल जाता था वो रख लेता था, और विज्ञापन पूरा पेमेंट कर देता था। आज तक मैं वहाँ से अपना पेंशन भी नहीं लेने गया, और गया तो उनकी बिटिया थी, तो पूरा 5-7 साल का हस्ताक्षर एक ही दिन कर दिया। तो हुआ क्या कि गांडीव अखबार में जब तक राजीव अरोड़ा थे तब तक एक सिद्धांत था। वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर भी थे, बड़े योग्य, बहुत ही होनहार आदमी थे। यहाँ सोनभद्र में कल 4-5 बार तो आए थे, जब हम थे तो मेरे घर पर भी आते थे। वो अन्याय के खिलाफ बोलना, सत्य से डिगना नहीं। जैसे डाला गोली कांड हुआ तो केवल गांडीव अखबार ने मजदूरों का समर्थन किया। उस 81 की घटना 91 की 91 की डाला गोली कांड हुआ तो सारे देश के अखबारों ने, और मीडिया जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है, जैसे विस्थापन हुआ बीजपुर का या वहाँ का, बीज और जगह का, खरीमिटीनी का, तो केवल गांडीव अखबार ने कवर किया। जो लोग जूझ रहे थे, जो सही लोग थे, वो हमको बहुत धन्यवाद देते थे, क्योंकि एक ही एडिशन था। ये जो संस्करण बनारस में बढ़ता था वही दिल्ली, लखनऊ सब जगह जाता था, और सभी विभागों, मंत्रालयों में भेजा जाता था।
तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती थी। विडंबना है कि अगर हम बड़े अखबार में कोई खबर सोनभद्र का छापते भी हैं तो सोनभद्र में ही रह जाता है, वहीं के संस्करण में आएगा दूसरे वहीं। तो वो जब जाएगा नहीं देश के संस्करण में तो कैसे उस पर सरकार ध्यान देगी। लेकिन हमारे अखबार का ये था कि वो जाता था तो उस पर कार्रवाई होती थी। कहते थे लोग, अरे आप जो लिख दे देते हैं, उस पर चिट्ठियाँ आ जाती थी जैसे भूख से मौत की खबर। मैं अपने अखबार में लिख देता था बीमारियों से मौत की खबर, तो उस पर कार्रवाई हो जाती थी। तो सब डरते थे और अखबारों में छपता ही नहीं था, छपता भी था तो जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जाता ही नहीं था वो। आप समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद राजीव अरोड़ा का देहांत हो गया कुछ साल पहले, तो और लोग देखने लगे और फिर न्यूज़ का संकलन, अखबार का वितरण और हर महीने 1000-2000 रुपया अपने पास से कर्ज चुकाना, हाकरों का जो हमने 2-3 आदमी रखे थे। तो एक दिन ऐसे ही मन में आया, मैंने कोई बात नहीं हुई, मैंने छोड़ दिया, बस कोई बात नहीं हुई। राजीव अरोड़ा नहीं रहे, वो बोले हमसे कि आप आइए आइए, आप आया करिए, कैसी बात कर रहे हैं। एक फ़ोन करती है, उनकी बिटिया देखती हैं। तो अब वो अखबार जो है वो आभासी अखबार रह गया। अब गांधी का जो नाम था वो इतिहास उसका पूर्ण हो चुका है। सर जैसे और आज अखबार भी मेरे जीवन में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं शुरू से आज अखबार में लिखता रहा हूँ और हमेशा आज अखबार ने मुझे पुरस्कृत किया है। इसी प्रकार से अन्य अखबार भी हैं। आज भी उनके संस्करण आज के आ रहे हैं। हाँ, आज आ रहे हैं, लेकिन अब वो भी अखबार उत्तर अवनति की ओर जा रहा है। सर जैसे आंदोलन की बात आती है, कई बार आपने जेल तक का रास्ता तय किया है, ऐसा बोला जाता है, आपने झेला है, बोला क्या जाता है, आपने देखा है। बड़ा अच्छा। तो क्या रहा है सर, उसका कारण क्या था और कैसे, मतलब अरे भाई क्या बताएं, हमारे समाजवादी गुरु लोग जो थे, बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़े लोग। माने अगर नाम बताएं आपको तो उन लोगों का श्रद्धा से याद कर रहा हूँ। राजनारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस, राम सेवक यादव और राम नरेश यादव, कर्पूरी ठाकुर, मामा बालेश्वर और अन्य लोग जितने भी समाजवादी थे, सब लोगों के पास मेरी आदत रही है। एवं बादशाह का सीमांत गांधी थे, उनके भी साथ में जयप्रकाश नारायण जी की जब सभाएं होती थी बड़ी या गोष्ठी, तो मैं जाके इनके पास बैठता था, एकदम सट के। जहाँ ये लोग बोलते थे तो उनके पास बैठ जाता था, जो नीचे। इन लोगों को बुरा नहीं लगता था, बीच बीच में टोकता था, इस विषय पर बोलिए, तो वो बोलते थे। फिर मैं कक्षा 7 में पढ़ता था जब, तब उस समय जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री थे या खाद्यान्न मंत्री थे। वो रावणसगंज आए। तो रावणसगंज में क्या हुआ कि मैं उस समय, मुझे याद है, हाफ पैंट पहनता था। तो समाजवादियों ने अजय शेखर जी, तेज बहादुर जी, सूर्यवली सिन्हा, हरशंकर सिंह, सब लोग की हम लोग काला झंडा दिखाएंगे। और पुलिस अगल बगल सतर्क थी, जैसे झंडा दिखाएंगे इनको पकड़ लेंगे। मैं भी था। तो काला वाला झंडा, मैं उसमें एक डंडा भी लगा हुआ था, तो मैं उस डंडे को तोड़ के, थोड़ा सा डंडा लगा रह गया, उसको अपने कमीज में डाल लिया कि पुलिस देखे नहीं। तब तक ये लोग बोले कि अभी उनके आने में देर है यार, 10 बज रहा था, 10 बजने का टाइम था, तो नहीं आए। तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रावणसगंज चौराहे पर, पुराना चौराहा था। बोले कि हम लोग आ रहे हैं, चाय पी के तुम यहीं रहना। हम कहे ठीक है। ये लोग गए और 15 मिनट में जगजीवन राम जी आ गए। आगे आगे मिर्ज़ापुर के एसपी की गाड़ी थी और पीछे जगजीवन राम की गाड़ी थी। मैंने झंडा निकाला और जगजीवन राम की गाड़ी में डाल दिया कि वापस जाओ, और जाके डंडा उसका ध्वजा झंडे का वो उनके चश्मे के कोने में लगा। उनका चश्मा गिर पड़ा, तो वो ऐसे बेचारे चश्मा उठाने लगे। तब तक एसपी उतरा, हमारा हाथ पकड़ लिया, अरे तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमने कहा जगजीवन राम जी वापस जाओ।
और मुझे पकड़ लिया गया। तब तक ये लोग खबर मिला, भीड़ जुट गई। मुझे रावणसिंह का पुराना थाना था, वहाँ जाके बैठा दिया गया थाने में। आप अकेले ही थे या अकेले नहीं, और लोग कोई नहीं पकड़ाया, मैं ही था वहाँ, तो मैंने विरोध किया। तो मेरे पिताजी होमगार्ड के वहाँ पर कंपनी कमांडर थे रावणसगंज में, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। वो यूनिफॉर्म में आए, फौजी आदमी थे। बोले डिफेंस मिनिस्टर को ब्लैक फ्लैग दिखाया, इनडिसिप्लिन, मारे ठोकर, जो आर्मी वाला हिसाब में। तब अजय शेखर जी बोले कि बाबूजी अभी समय हम लोगों के नेता हैं, गिरफ्तार हुए हैं, आप इनको मत डांटिए। बोले चलो घर बताते हैं तुमको, तुम डिफेंस मिनिस्टर को ब्लैक, उनको मिलिट्री वाला उनका था। मैं बैठा था, ये लोग हमको लाए अपना कुछ खाने के लिए, तो हम खा रहे थे, हमको तो मज़ा आ रहा था। मैं जेल भेज दिया गया और मैं 8 दिन जेल में था। अजय शेखर जी मिर्ज़ापुर जाते थे, एक ही बस थी, सुबह जाती थी, शाम को आती थी। जिला मिर्ज़ापुर था। तो पहली बार तो वो हुआ। उसके बाद 14 बार मैं कुल जेल यात्रा, ये 14 बार? हाँ, मतलब कि गिरफ्तार तो हुए होंगे 25-40 बार, लेकिन जेल में 7 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 50 दिन, ऐसे करके इमरजेंसी में 16 महीने जेल में रहा हूँ। इमरजेंसी में 16 महीने? 16 महीने। जिस दिन DIR में छूट के आए तो जनवार्ता में थे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लिख दिया उन्होंने, ईश्वर देव मिश्र ने, संपादक जी ने। तो वहाँ फिर प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से कोई आया, मैंने उसमें मेरे ऊपर आरोप था कि ये बम से बेलन पुल उड़ाने, हिंदुआरी में उड़ाने जा रहे थे। तो उसमें बम भी रख दिया सबूत में। तो मैंने लिखा, मैं लोहिया का विद्यार्थी हूँ, मेरा बम पिस्तौल में विश्वास हिंसा में नहीं है, मैं सत्याग्रह करके जेल जाना चाहता हूँ। ये गलत आरोप लगा है मेरे ऊपर। मैं सत्याग्रही हूँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह कर सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, न तो हिंसा कर सकता हूँ। तो उसकी इंक्वायरी करवाई, तो उन्हें बनारस से मेरी फाइल मंगवा ली, BHU से। अब वो फाइल में बस जलाते हुए और ये और वो बनारस गोली कांड और ये वो सबका फोटोग्राफ। तो जेल में आया तो वहाँ पर बोला कि मजिस्ट्रेट आया जेल में, नरेंद्र नीरव कौन है, उनका हमें कहे। तो जेलर से बोला हमारे सामने कि बहुत खतरनाक आदमी है, इस पर नज़र रखिएगा कड़ाई से। तो मेरा स्वभाव ऐसा था कि जेल में भी जाके मैं बोला कि आपका लाइब्रेरी कहाँ दिख रहा है, जेल में लाइब्रेरी होती है। मैं जाके खुद ही जेल की लाइब्रेरी को अपने हाथ से पोंछ झाड़ के किताबें सब रखने लगा। तो जेलरवा एक आदमी को भेजा, जेलर हेल्प के लिए। तो लाइब्रेरी उसकी मैं 5-7 दिन में फिट कर दिया। तो उसके बाद कैदियों से भी बात करता था। तो एक दिन आया मजिस्ट्रेट मेहरोत्रा, शाम को 5 बजे के बाद रिहाई नहीं होती जेल में, लेकिन वो 7 बजे आया। नरेंद्र कहाँ है, नरेंद्र कहाँ है? तो बोले हाँ मैं साहब। बोला इनको निकालिए, इनको भेजिए, तुरंत भेजिए इनको वहाँ बाहर, छोड़िए इनको। तो जेलर बोला साहब 7 बजे क्या करें? नहीं अभी भेजिए, अभी भेजिए। तो बोला दस्तखत कर दिए। तो हमको याद है कि मेहरोत्रा साहब ने जो रिहाई का ऑर्डर था उस पर दस्तखत किया, तो कागज़ फट गया, वो दे दिया, जल्दी भेजिए इनको, जल्दी भेजिए। हम कहे एक प्रार्थना है मेरी। कहें क्या? हम कहे कि यहाँ से कोई बस तो अब है नहीं, अब मिलेगी तो सुबह। तो कहिए तो आज भर जेल में मैं और रह लूँ, सुबह चला जाऊँगा। तो बोला चले जाइएगा सुबह। अच्छा ठीक है। फिर आपने खुद रिक्वेस्ट करके? हाँ, तो मैं वहाँ से आया। तब उस समय रावणसगंज में लोकपति त्रिपाठी जी आए थे, और उस समय कांग्रेस का 75वां अधिवेशन रावणसगंज में होने वाला था, नेशनल कांग्रेस का। बहुत बड़ा सा बोर्ड PWD के डाक बंगले में लगा था। तो मैं अपना जाते जाते, मैं बहुत अजीब आदमी था, चला गया उनके पास। तो देखिए एक सरदार जी थे, जनरल सिंह या कर्नल सिंह नाम था, DM। क्या बात है जी? मंत्री जी क्या कहें? मंत्री जी क्या करेंगे इस सम्मेलन में, आप महाधिवेशन में? बोले कि इस देश की समस्याओं पर विचार होगा, ये होगा वो होगा। हम कहे जो आदिवासी भूखे मर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? बोला उनको कपड़े देंगे, खाना देंगे। तो DM आके उसमें बाधा डाला, बोला कि गेहूं देंगे, ये देंगे। हमको कुछ नहीं देंगे, आप लोग खाली ये सब पैसा खर्च कर रहे हैं फालतू, और कुछ आदिवासियों के पक्ष में बताइए क्या करेंगे। कहा कि मैं चल दिया।
अभी कुछ लोग हैं रावर्सगंज जिंदा जो उस समय थे। घर पहुंचता हूं तब तक पुलिस आ गई फिर तुरंत। तो पुलिस बोली कि उस दिन रक्षाबंधन था कि चलिए आपको बुलाया गया थाने। हम के क्यों? कि गिरफ्तार हो गए, उनके वारंट लाओ। तो पुलिस वाले चले गए वारंट लाने। हमने अपनी बहन से कहा जल्दी राखी बांधो, आ रहे होंगे। तो उसको वारंट लेके आधा घंटा में आए और मैं वहीं था। फिर गया तो जेल में सब हंसने लगे हमको देख के। हम लोग जानते थे कि आप फिर आएंगे जरूर से। तो उसमें सब मीसा लगाए, मेंटेनेंस ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एक्ट। जी तो उसमें लिखे कि ये रिवॉल्वर लेके छपका पावर हाउस में तनख्वाह बंटवाए ज़बरदस्ती मजदूरों का। हमने कहा रिवॉल्वर कहाँ है? मैं तो रिवॉल्वर रखता नहीं हूँ। तो फिर वो ख़त्म हुआ। तो फिर बाद में जाके जब सब लोग छूटने लगे तो हम भी छूटे। तो जेल तो ये था कि महीने में एक बार जाना है, ये नियम था। लखनऊ जेल, हैदराबाद जेल, इलाहाबाद जेल, बनारस के जेल में कई बार, मिर्ज़ापुर जेल, पटना जेल, कई जगह के जेलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनको ज़्यादा आपने पढ़ा है, जो ऐसे कुछ नाम जो आपको ज़्यादा करीब? सबसे ज़्यादा तो हमने लोहिया को पढ़ा है। लोहिया जी से ही पूरे जीवन में भी आत्मसात किया है। हाँ, लोहिया एक कंप्लीट मैन थे। एक बार डॉक्टर लोहिया गए अमेरिका, तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन से मिले। तो उनको 3 मिनट का समय दिया गया था लोहिया जी को मिलने के लिए, क्योंकि आइंस्टीन सबसे नहीं मिलते थे और अमेरिकन गवर्नमेंट की नज़र रहती थी बड़ी कड़ी चौकसी की, यार कौन मिल रहा है, क्या बात कर रहा है। तो बहुत अच्छा संस्मरण है। तो लोहिया जी गए तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि, तो उनके विजिटिंग रजिस्टर में लिखा था सोशलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा आइंस्टीन साहब ने लोहिया जी से कि यू आर सोशलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया, देन आई थिंक देन यू विल डिस्कस टू मी अबाउट पॉलिटिक्स। तो लोहिया जी ने कहा कि नहीं, मैं आप पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आपसे साइंस के बारे में बात करूँगा, विज्ञान के बारे में। बोले हाँ बताइए। तो लोहिया ने सवाल उठाया कि जब आपने परमाणु बम बनाया तो परमाणु बम को नष्ट करने वाला बम क्यों नहीं बनाया? दूसरा, आपने जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, तो जो छोटी मशीनों में हुनर था, जो हाथ लगे हुए थे काम में, वो तो ख़त्म हो गए, उनको कैसे बचाएंगे आप? छोटी मशीन बनाम बड़ी मशीन, छोटी पूंजी बनाम बड़ी पूंजी, हाथ का काम बनाम मशीन का काम, मानव की रक्षा कैसे होगी, मानव सभ्यता की? तो ये बहस फिलोसॉफिकल हो गई, दार्शनिक हो गई। और जब 60 मिनट बातचीत हो गई तो अमेरिकी सरकार थर्राने लगी कि पता नहीं क्या बात हो रहा है। उसने बीच में डिस्टर्ब भी किया 1-2 बार कि बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। लेकिन बातचीत 90 मिनट चली। तो आइंस्टीन पहली बार अपने गेट तक घर से निकल के लान पार करके आए छोड़ने। तो उन्होंने कहा आई सीन एन इंडिपेंडेंट माइंड इन यू, मैं आप में एक स्वतंत्र दिमाग देखता हूँ, आप अच्छे आदमी हैं। अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, अच्छे लोगों से मिलने से अच्छा कुछ नहीं होता है। तो एक किताब है, वहाँ थी एक, उनका नाम पूरा भूला, मिसेज रूथ, उनकी एक मोटी किताब है, लोहिया एंड अमेरिका मीट। लोहिया एंड अमेरिका मीट। उसमें ये कहानी लिखी हुई है। और हमारे धर्म, हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी भूख, हमारी रोटी, हमारी, जो आदमी इतना पढ़ा लिखा था, जो गए पढ़ने के लिए, तो ब्रिटेन में गए तो वहाँ उनको भारतीय होने के कारण अपमान सहना पड़ा। तो जर्मन सीखे और जर्मनी में जाके PhD किए वो। साल्ट एंड डिसोबीडियंस, नमक और सत्याग्रह उनका विषय था। जो आदमी इतना ज़्यादा संवेदनशील था
जो राम कृष्ण शिव हमारे वेद वेदांत आपको बतलाऊं, वो सोचते थे कि दुनिया बचेगी कैसे, मानव सभ्यता प्रकृति बचेगी कैसे। जिस दिशा में हम जा रहे हैं, भोग की संस्कृति में कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो खूब आवश्यकता बढ़ा लो और आविष्कार करो, दुनिया नष्ट हो जाए। वो सोचते थे क्या समाधान है, और उन्हें ये समाधान मिला ईशावास्योपनिषद के एक श्लोक में, जिसकी अंतिम पंक्ति है तेन तक्तेन भुंजी था, त्याग के साथ भोग। जब भी कुछ भोग करिए तो त्याग की भावना से, जब भी कुछ संग्रह कीजिए तो उसमें त्याग की भावना हो। और ये किसने सोचा था? आर्यों ने, हमारे वैदिक काल में सोचा गया था कि परिग्रह और अपरिग्रह, ग्रहण करना और छोड़ना। हम सब कुछ अपने ले लेना चाहेंगे तो दुनिया कैसे बचेगी? इसलिए अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसको खारिज कर दो। तो लोहिया विमुक्त कर देते हैं, उन्मुक्त कर देते हैं। एक बार मिला था मैं लोहिया जी से, मैं चुर्क में पढ़ रहा था 1962 में, 65 की बात है। तो लोहिया जी आए थे रावर्सगंज में, तो हम एक सुशील तलवार नाम का लड़का था, मेरा क्लास फेलो इंटर में, दोनों आए तो भाषण दे रहे थे। 200 करीब लोग थे। भाषण देने के बाद जब नीचे उतरे, मैं चला गया सामने। मैंने कहा कि मैं नरेंद्र नीरव हूँ, आपका विद्यार्थी, पढ़ता हूँ, आपको बहुत खुशी हुई और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हूँ। तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और बोले खड़ा होके, वहाँ के नेताओं से, अजय शेखर जी वगैरह से, बुजुर्गों से, सूर्यवली सिन्हा, तेज बहादुर सिंह, सभी लोगों से, कि देखिए इनको लीजिए, इनको लीजिए। तो हमको हंसी आती है। ये सब लोग क्या बोले, हम लोगों में है, ये समाजवादी है, हम लोग समाजवादी योजना सभा का मंत्री है, ऐसे बोले। तो लोहिया जी बोले अच्छा हैं? हम कहे हाँ, समाजवादी योजना सभा का मंत्री हूँ यहाँ का। तो हमारा कंधा हाथ पे रख के वो क्लब से पोस्ट ऑफिस कम से कम 60 कदम, 10-70 कदम होगा, उतना दूर चले। वही एक बार मेरी भेंट उनसे हुई थी। और लोहिया के साथ में ना हिंदी साहित्य बहुत प्रभावित हुआ है लोहिया से। अब देखिए, प्रोफेसर विजय देव नारायण शाही महान कवि है, हिंदी के दार्शनिक, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और नरेश सक्सेना, डॉक्टर रघुवंश, दूधनाथ सिंह और रांगे राघव और रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, रमणिका गुप्ता जी और स्नेहलता रेड्डी, स्नेहलता स्नेह, रमा मित्रा, पूरा हिंदी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर योगेश्वर, प्रोफेसर कृष्णनाथ, ये सारे लेखक जो हैं जिनसे कि हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ है। अशोक वाजपेयी, किसी कार्यक्रम में मैं जब लोहिया का नाम लेता हूँ तो सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, क्योंकि लोहिया का कोई जवाब नहीं है। एक बार आए थे 1948 में, तब ये बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो पलामू ज़िले में एक है रंका थाना, रंका थाना में एक था फेटल सिंह खरवार, वो वहाँ का गांव का अपना पुश्तैनी जमींदार टाइप था। तो उसने देखा कि वहाँ आके पूरे जंगल को बिहार पुलिस, मिलिट्री पुलिस, BMP बोलते हैं, बिहार मिलिट्री पुलिस, उसने घेर लिया। आदिवासियों का इसमें मवेशी नहीं ले जा सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, पेड़ नहीं काट सकते हो। तो उसने भी अपना फौज संगठित किया और तीर धनुष लेके सबको गुलेला लेके पहरे पर लगा दिया। कहा कि हम मुकाबला करेंगे, आओ। तो उसको पुलिस ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। उस समय लोहिया जी वहाँ पलामू में आंदोलन चला रहे थे, अन्न सेना, अनाज बांटो।
भूखे लोगों को अनाज सरकार दे, ये अंदर घेरा डालो। घेराव आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। घेरा डालो, डेरा डालो, घेराव जो कहते हैं, घेराव घेराव आंदोलन। वहीं से 48 में। तो गए जेल में, तो पलामू की जेल में वो बंद था फेटल सिंह खरवार, उससे मिले। तो उसने बताया कि हम लोग गुलेल लेके गए थे, वहाँ गोलियां चली हैं, मारे गए हैं लोग और हमको बंद कर दिया। तो लोहिया जी ने कहा कि देश कितना बीमार है, एक तरफ फेटल सिंह खरवार की गुलेल और दूसरे तरफ नेहरू की गोलियां। इस पर मैंने एक कविता लिखी छोटी सी कि नाम था फेटल सिंह, थाना रंका का जवान। नाम था फेटल सिंह, थाना रंका का जवान। आदिवासी भूमि है पलामू सोन पार की। मन भी स्वतंत्र मेरा, वन भी स्वतंत्र कहा, जंगली को नहीं दरकार सरकार की। तीर और धनु ही संभाला आदिवासियों ने, लोहिया को सुध थी पहाड़ उस पार की। जेल में मिले, कहा था देश कितना बीमार, नेहरू की गोलियां गुलेल खरवार की। ये थे, उनको पढ़ा मैंने काफ़ी। गांधी को पढ़ा, मार्क्स लेनिन को भी पढ़ा मैंने, दास कैपिटल भी पढ़ा। साहित्य मैंने बिना किसी के उसके पढ़ा। और गांधी जी की मैं एक विशेषता मानता हूँ मात्र अपने जीवन में, बड़ी विशेषता, कि सत्य को कबूल करने का साहस उनमें था। हर सच्चाई जो गलती की है ज़िंदगी में, उसको उन्होंने कबूल किया। सर, रचनाओं की बात हो रही थी, तो कोई ऐसी रचना जो आपके बेहद करीब हो और यहाँ पे इस हमारे दर्शकों के लिए अगर वो रचना आप सुनाना चाहेंगे? आपको जी। लंबी रचनाएं तो नहीं सुनाऊंगा, कुछ छोटी रचनाएं सुना दे रहा हूँ। मजदूर का घर। जी। दीवारों की जासूसी से जिस घर के पर्दे डरते हैं, उस घर के दर्पण बाहर के पत्थर से टूटा करते हैं। दीवारों की जासूसी से जिस घर के पर्दे डरते हैं, उसके घर के दर्पण बाहर के पत्थर से टूटा करते हैं। माना घर देश नहीं होता, माना घर देश नहीं होता, फिर भी इसकी सीमाएं हैं। माना घर देश नहीं होता, फिर भी इसकी सीमाएं हैं। जब पहरा दुर्बल होता है, तब दुश्मन देखा करते हैं। चिंगारी को उकसाती है खुदगर्ज हवा, तिनकों के घर। चिंगारी को उकसाती है खुदगर्ज हवा, तिनकों के घर। आतिशबाजी होती है, शोले हर आंगन में गिरते हैं। अंतिम पंक्ति सुनिए, पसंद आएगी। सांकल की खामोशी भी सुनती है उनके पदचापों को। सांकल की खामोशी भी, जो मजदूर ड्यूटी करके आता है या कोई भी, सांकल की खामोशी भी सुनती है उनके पदचापों को। वैसे तो घर के आसपास से कितने लोग गुजरते हैं, वैसे तो घर के आसपास से कितने लोग गुजरते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। अभी जैसे नई पीढ़ी को आप देख रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं, पत्रकारिता में हम लोग अपना, अभी जैसे मैं सोनभद्र यात्रा की तैयारी पे हूँ और आने वाले कार्यक्रमों में जगदीश पंथी जी, अजय शेखर जी और लोगों से भी मैं रूबरू होना चाहूँगा, मिलूँगा उनसे भी। तो सर, आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ सुझाव, या अभी आप कैसा देख रहे हैं कि मतलब क्या बदल चुका है पत्रकारिता? मैं तो आज लीलासी के भाई आशीष गुप्त और अनुराग विश्वकर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य, राजेंद्र प्रसाद यादव जी जामपानी के क्षेत्र पंचायत सदस्य, आशीष कुमार यादव और आशीष गुप्त, आपको देख कर के बहुत खुश हूँ कि ऐसे युवा और सकारात्मक और स्वप्नदर्शी और बड़ा सपना देखने वाले, ऊंचा मुकाम हासिल करने की कल्पना करने वाले, यशो कामना करने वाले लोग अगर हों, तो उनसे मैं बिना कुछ खाए पिए भी मस्ती और फाका कशी के साथ
बहुत देर तक संवाद कर सकता हूँ। आपका बड़कपन है सर। लेकिन आम तौर पर बाजारवादी युग में, भोग की आधुनिकता में, टूटते हुए रिश्तों की घुटन में, संवेदनाओं के अकाल में, इस परिस्थिति में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अनावश्यक लगता है लोगों से बात करना। लेकिन आपने पूछा है तो बताऊंगा कि पता नहीं बात कहाँ तक जाएगी, लेकिन भाई अपने एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है अपनी परिवार की, घर की, अपने प्रति, अपने एक आदमी की, चाहे पत्रकार हो, चाहे लेखक, चाहे कलाकार, चाहे रंगकर्मी हो, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से अन्याय का विरोध करता है, कहीं भी अन्याय दिखेगा तो उससे जूझ जाएगा, लड़ जाएगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह है। राजनीति का लक्ष्य वही है कि आप राजनीति कर रहे हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रही हो जाइए कि जहाँ भी अन्याय देखेंगे, जहाँ भी असमानता, अनाचार देखेंगे, वहाँ हम बोलेंगे खुद जरूर। आगे आएंगे। हाँ, खुद लोग आएंगे, तो आपका जीवन सार्थक है। आप राजनीति करिए या न करिए, आप में खुद राजनीतिक जिंदा है। वैसे ही कर्म के रचना के मामले में अगर आप रचनात्मक दिमाग के हैं तो कोई व्यक्ति, कोई बेसहारा, रास्ते का, पड़ोस का, आसपास के गांव का कोई या कुछ लोग तो होंगे जिनको आपकी ज़रूरत होगी। कुछ नहीं दे सकते हैं तो उनसे मीठी बात तो कर सकते हैं, उनसे संबल दे सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। कुछ तो आपकी तरफ से उसको सहयोग होना चाहिए ताकि वो खुद खड़ा हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। जैसे हम लोग सोनभद्र के हैं तो पेड़ के बारे में बहुत बात होती है, वृक्षारोपण। मैं आज से 15 साल 20 साल पहले जब फुल टाइमर कार्य करता था तो जंगल विभाग से और जगहों से ट्रैक्टर पर पौधे मंगा करके बड़ी संख्या में देता था लोगों को। फिर बाद में मैंने गुठलियाँ इकट्ठी शुरू की और जो 10-20 मेरे आदिवासी दोस्त हैं उनको गुठलियाँ और थैला दे देता था कि अपने घर में नर्सरी लगाओ और इन पौधों को जाके लगवाओ, और लगाते समय ही बरसात में ही उसका घोरान बना दो, ट्री गार्ड छोटा बना दो, पतला सा बांस का लकड़ी काटा कुसी लेके, ऐसा कि बकरी का मुंह न जा सके, और उसको लगातार देखो। तो ये काम मेरा ज़्यादा सफल हुआ। अब मैं नर्सरी अपने घर भी लगाता हूँ। अभी आपको दिखलाऊंगा, अभी चिरौंजी और तेंदू का पौधा। तो वृक्षारोपण अगर आप एक ही पेड़ लगाइए, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिए कि हाँ वो बचा रहेगा। संख्या गिनाने इसकी 35 करोड़ लगा दिए, 40 को ही कुछ नहीं मतलब है कि एक पौधा लगाए आपने, उसको उसी समय घर वालों को समझा के, बुझा के, कुछ मदद करके उसका ट्री गार्ड अपने हाथों में मिट्टी लगाइए, बनवा दीजिए। और कहिए हर हफ्ते इसको देखते रहो कि बकरी ना खाए, क्योंकि बकरी यही कहते हैं कि बकरी खागल। अरे पेड़ काटने में नहीं तुम्हें डर लगता है तो कुछ सामाजिक दायित्व भी निभाना चाहिए। जी सर, एक ऐसे प्रश्न है जो आपको जल्दी से आंसर देने हैं। ठीक है, आपकी प्रिय पुस्तक? मेरी प्रिय पुस्तकों में सबसे पहले तो लोहिया जी की एक पुस्तक है, भारत माता धरती माता। भारत माता धरती माता। ये थोड़ा सा फन आंसर भी आप दे सकते हैं। किस बात पर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा सिर्फ एक बात पर आता है कि जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास का मतलब प्यार, जिसे मैं प्यार के साथ विश्वास करता हूँ, वह अगर सोचता है कि इनको धोखा दे सकते हैं तब ज़्यादा गुस्सा आता है।
और एक इमेजिनेटिव है जो हम लोग क्वेश्चन सोच लेते हैं। अगर आप लेखक नहीं होते तो क्या होते? हाँ, मैं बॉडी बिल्डर होता। मैं बॉडी बिल्डर था, मैं बहुत बड़ा कुश्ती लड़ता था, इंटरमीडिएट तक तो रावण का चैंपियन था। मेरे घर में ही मेरे पिताजी ने पूरा जिम बनवाया था और सबसे सुंदर बॉडी मेरी थी रावणगंज में। इंटर बीए में एक बार अनशन किए 8 दिन का, तो अतड़ी सूख गई, तब से दुबला हो गया। तो न होता तो मैं अगर लिखता नहीं तो कहीं हो जाता प्रोफेसर वगैरह, कुछ ऐसा वैसा हो जाता। लेकिन लिखना महत्वपूर्ण नहीं था, मुख्य महत्वपूर्ण यह था कि स्वतंत्रता मेरे जीवन का लक्ष्य रहा है कि स्वतंत्र रहना है मुझे। और ये कृपा मेरे ऊपर की मेरी श्रीमती जी ने कि शादी मेरे साथ पढ़ती थी बीएचयू में, शादी के एक दिन पहले आई मेरे घर, हाथ में वो सब बंधा हुआ था। मैं पियरी पर रहता था, 6 किलोमीटर दूर लंका पर उनका घर था, सामने घाट। आई, बोले कि मंदिर है एक चौखंडी वीर का मेरे घर के पास में, वहीं थी। तो लड़के जो उठवाए छोटे छोटे, भैया जी एक लड़की आई, गए क्या, अरे आप कैसे आ गई, कल बारात आने वाली है और आज आप। बोले नहीं, एक बात कहनी है आपसे। हमको क्या? बोले कि हमको कहनी है आपसे। हमको कहिए, क्या बात है? अब कल बारात आएगी तो आप इसे कंगन उंगन बांध के आई हैं। बोले कि ये कहनी थी जो माननी पड़ेगी आपको, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। हम कहे अरे हमारे घर का नेता होता सब परिवार है। बोले कि नौकरी आप नहीं करेंगे। तो हम कहे तब हम क्या करेंगे? बोले जो आप करते हैं वही करिए, माने आंदोलन, जेल जाना, लिखना पढ़ना, ये सब। नौकरी हम करेंगे। अब अंधा क्या मांगे दो आँखें। मैं यही तो चाहता कि मैं स्वतंत्र रहूं हमेशा जीवन भर। लेकिन मैंने कहा कि देखिए, मैं इंटरमीडिएट के बाद से आत्मनिर्भर हूँ। मैं खुद कमाता हूँ लिख कर और खुद पढ़ता हूँ, मैंने घर से पैसा नहीं लिया। तो जीवन भर मैं आत्मनिर्भर तो रहूँगा। हाँ, आप कमाइएगा तो बाल बच्चों का पालन पोषण करिएगा। तो ईश्वर की कृपा से उनकी कमाई लगी बच्चों को। और मेरी बिटिया देश की मानी जानी सर्जन है, गायनी की। और एक लड़का LIC का सफल, जिसका ये ऑफिस है, डेवलपमेंट अफसर है। एक लड़का जर्नलिस्ट है। ईश्वर की कृपा है कि ईमानदारी से भी ज़िंदगी में जो ईमानदारी से हासिल कर सकते हैं, बेईमानी से कभी नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। हाँ। अच्छा, जैसे एक प्रश्न और अंतिम के ही रूप में लीजिएगा, संभावनाएं आप कितना देखते हैं सोनभद्र के साहित्य में जो अभी आने वाले समय में? अरे यार, आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारिता भी साहित्य का अंग है जी। तो साहित्यकारों मैं नाम जानना चाहता हूँ, अगर कुछ ऐसे संभावनाएं आपकी नज़र में हम बता और पत्रकार में साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं हम, तो उसमें पत्रकारिता भी एक पत्रकारिता साहित्य है। तो अगर कोई लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य को पाने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, सीखने की कोई मंशा नहीं है, हाँ। और सबसे बड़ी बात, कटघरे को तोड़कर, अपने बंदिशों को तोड़कर, सबसे ज़्यादा उदास हो आदमी, जिसकी आंखें हों कोहरे सी शबनमी, उसके साथ हंसो तो हंसना पुण्य है, और अगर रो तो रोना धर्म है। किसी कवि की पंक्ति है। सवाल यह है कि आपके पास आम आदमी के लिए, गिरे पड़े दबे कुचले लोगों के लिए, धरती माता के लिए, भारत माता के लिए, प्रकृति के लिए समय नहीं है, तब आप साहित्य को क्या समय देंगे? पत्रकारिता को क्या समय देंगे? भाषा सीखिए, पहले भाषा सीखिए, अपनी कविता, अपने साहित्य के माध्यम से कोई चीज़ नई रोशनी में लाइए। इतना बड़ा खुला हुआ कैनवस है सोनभद्र में, प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण, विस्थापन, अपघटन, टूटता हुआ आदमी, अवैध खनन, प्रदूषण, इन सब विषयों पर लिखिए। अगर ताकत है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं बन पाएंगे। लोग लिखते रहें, चैनल लिखते रहें। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। जी, सहमत। हमेशा
लक्ष्य स्वच्छ और स्पष्ट होना चाहिए, और रास्ता भी अपना जो होना चाहिए स्वच्छ और स्पष्ट होना चाहिए। बड़ा लक्ष्य रखो और रास्ता स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो आपको हर कदम पर सफलता का बोध होगा और आनंद मिलेगा। गलत लक्ष्य है या रास्ता गलत है तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो रास्ता भी गलत है, लक्ष्य भी गलत है। तो आपने जो सवाल किया ना जी। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से जी। कि आपसे बातचीत करते हुए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, अधिक से अधिक 10 लोग 15 लोग होंगे हमारे जीवन में ऐसे जीवित, जिनसे मेरा बातचीत संवाद होता है। अन्यथा मुझे आज आप ही लोग ऐसे लग रहे हैं जिनसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। लोगों को बुरा न लगे। सोनभद्र के रचनाकार साहित्यकारों में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हो गए हैं, वो अपना काम कर चुके हैं। जो नए हैं उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, नया खोजना पड़ेगा। न्यूज़ मतलब नया, नूतन सृजन, नूतन सृजन, जी, सृजन करना सृजन पड़ेगा। करना पड़ेगा नई चीजों और उसके लिए थोड़ा कठिन रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा। कठिन रास्तों पर नहीं जाएंगे तो दुर्गम के पार ही तो अंधेरा है। सुगम में कहाँ, बाजार में, सड़क पर मिल रही है, गोष्ठी में मिल रही है, होटल में मिल रही है, तो वहाँ नहीं तय होगा। तय होगा कि आप जा कर के खोज के लाइए। और हम तो इतना लिखे, आदिवासियों पर लिख के हम भी आदिवासी के जानकार बन गए, कथित विशेषज्ञ बन गए। जाते हैं, बुलाए जाते हैं तो बहुत नाम बजता है, ताली बजती है। उनको क्या मिला? मेरे इस लेखन से, मेरे विशेषज्ञता से, मेरे सम्मान से उनको क्या मिला? उनको वही मिला जो हमने उनके लिए किया। इस बात को मैंने महसूस किया कि इनको क्या मिलेगा। उसके गीत, उसके लोक नृत्य, लोक साहित्य को लिख करके मैं तो नीरव हो गया, विशेषज्ञ कथित। उनको क्या मिला? उनको वो प्यार मिला जो मैंने दिया, उनको वो दवाई मिली जो मैंने उनका इलाज कराया, उनको आँखें मिली जो आँखें मैंने बनवाई, उनको मैंने जो उपहार दिए, वस्त्र दिए, बर्तन दिए, अन्न दिया, उनकी ज़मीन बचाई, उनके पेड़ बचाए, उनके साथ में जूझा, उनके सुख में बांटता रहा, दुख भी बांटता रहा, समरस हो गया, समता की ज़मीन पर बैठ के उनके साथ जो बात किया, तो प्यार का एक संगठन हो गया। तो सफलता मिलेगी। बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है। ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है, डगर पर्वत की। जान जोखिम में लेके और कष्ट उठा के कुछ करके आए। कम से कम आदिवासी बोलियों के कोई भी हो, 100 नए शब्द लेकर के आए, पूछ के उनसे, उनका अर्थ बताए। 500 शब्द लेके आए, 25 गीत खोज के उनके पुराने खोए बूढ़े बूढ़ियों से जाके बतियाए। बात ही नहीं करेगा। क्यों बात करेगा? जब समत्व बोध होगा, संवेदनाओं की धरातल पर बैठ के जब समता की, उसके साथ प्रेम परस्पर से विश्वास होगा, तब न वो बोलेगा। वो बात ही नहीं करेगा कि पैंट कमीज पहन के पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए भैया, सब लोग सक्षम हैं, सब लोग अच्छा लिखते हैं, गीत उत सुनाते हैं, कविता विता सुनाते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन तात्विक, तत्वतः यशस्वी बनने के लिए साहित्य की गंगा में गोते लगाने के लिए और अपने हिस्से के पानी में से अंजलि देने के लिए कुछ न कुछ तो डूबना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो गहरे बैठना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बिल्कुल अंत में एक प्रश्न और रह जाता है कि जो आपको कई अवार्ड से अलंकृत किया गया है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, सम्मान मिले। अभी रिसेंट में ही आपने BHU में भी एक बिरसा मुंडा की जयंती पे संभवतः एक कार्यक्रम था, वहाँ भी आपने शिरकत की थी। तो इसमें जब आपको पता चलता है कि आपको इस अवार्ड से नॉमिनेट किया गया, आप इस अवार्ड को, तो कैसा फीलिंग होता है? नरेंद्र नीरव कैसा? मेरे कई बार ऐसा होता है
कि मुझे सम्मान देने वाले जब करते हैं पहल कि आपको सम्मान देना है, तो मैं कहता हूँ मान लिए हैं कि हमको सम्मान देना है। कहते हैं हाँ। तो हम कहे भैया हमको मिल गया, अब मत परेशान हो, समझ लो कि हो गया सम्मान। काहे को खर्चा करोगे, काहे को माइक लगाओगे, काहे को ये सब बुक करोगे, ये सब मिल गया मुझे, मत करो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ ज़बरदस्ती होती है, कोई प्रतिष्ठा का सवाल बना लेता है, तो भी मैं देखता हूँ कौन गलत है कौन सही है। किसी भी गलत संस्था के द्वारा, गलत व्यक्ति द्वारा मैं सम्मान नहीं ले सकता। और दूसरा, सम्मान के देने वाले की, जैसे BHU में पढ़ा हूँ तो वहाँ तो मेरा लेक्चर था, तो उसमें से मैं 55-60% तो अपनी यूनिवर्सिटी की स्मृतियों को बताया। मैं, मेरी पत्नी भी पढ़ती थी ना, तो मैंने कहा भाई मैं दुख बांटने आया हूँ। और 25% में मैं आदिवासियों के बारे में बोला, बिरसा मुंडा और आफ्टर बिरसा मुंडा, तो वो अलग बात थी। और वहाँ की डिपार्टमेंट संयोजक प्रोफेसर राधा सिंह ने बहुत प्यार से, पता नहीं क्यों कह दिया हमको आग्रहपूर्वक, तो मैं चला गया। लेकिन मुझे सम्मान की कामना नहीं है, और सम्मान से कुछ नहीं होता है। अगर किसी के मन में स्नेह है, समता है, संवेदना है, तो वही सबसे बड़ा सम्मान है। अन्यथा मुझे ज़्यादातर सम्मान समारोह में, और ख़ास तौर से ऐसे सम्मान समारोह जहाँ ढेरे लाइन से पदक रख दिए जाते हैं, अब बुला के 15 ठो फर्जी लोगों का करते हैं, उसमें 1-2 ठो सही लोगों का करके उसको सत्यापित करते हैं। मुझे तो उससे एलर्जी है, मुझे नहीं पसंद है कि मैं सब लोगों के भीड़ में लाइन लगा के जाऊं, वो सब पदक रखा हुआ है, जैसे ही सब रखा हुआ है, देखिए देख रहे नहीं सब उधर, तो वो ऐसे ही फर्जी होता है ये सब। सम्मान के प्रति मेरा ये है कि भाई प्यार और श्रद्धा, और कुछ मेरी बात मानो, मुझे सम्मान क्यों दे रहे हैं आप? मेरी कोई तो बात मान लो, जो मैं बोल रहा हूँ वही मान लो। हाँ। तो अब हमारा बातचीत का अंश, चूँकि आपने समय कम दिया था, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत लंबा समय तक चला गया, और ये पूरा हम लोगों तक डालेंगे, पूरा ही ये नहीं मुझे अच्छा लगा जी। ये सच बता रहे हैं आपसे कि अगर आप लोग वैसे ही, जैसे जनरली सामान्य तौर पर लोग, सोशल मीडिया के लोग और भी लोग आते हैं, बहुत हल्के ढंग में समझते हैं, सोचते हैं, तो मैं उन्हें इनकार कर देता हूँ। सच में इतना आसान लेकिन नहीं है। आप लोगों के भीतर एक तो नया जानने की, नया सीखने की उत्कंठा है, इच्छा है, और दूसरा आप लोगों का एक लक्ष्य भी प्रतीत होता है। जी। तो मेरे विचार को मानिए आप लोग जी। कि हम अपना निश्चित मत बनाएंगे और सही रास्ते पर चलते जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। तो इसलिए मुझे आपसे बात करने में बहुत खुशी हुई। कहीं न कहीं हमारा सपना इसमें जुड़ गया है, और हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बहुत बहुत बहुत। आप सुन रहे थे सोनभद्र के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर, कवि, साहित्यकार, पर्यावरणविद, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नीरो जी को। और जैसा कि इस पूरे वीडियो में आप देख रहे हैं कि उनकी विचारधाराएं कितना लोहिया, समाजवादी लोहिया से प्रभावित है, लोहिया जी के विचारधारा से, और इन्होंने अपनी बातों को बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से आपके सामने रखा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हम बहुत सारे एपिसोड आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड किया है अनुराग और आशीष यादव ने। मैं हूँ आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं सोन प्रभात। शुक्रिया।